नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर श्रम सुधारों से संबंधित है। हाल ही में मंत्रिमंडल ने 3 श्रम संहिताओं में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है। इन 3 श्रम संहिताओं में शामिल है सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, जिनमें गिग श्रमिकों के लिए पेंशन एवं चिकित्सा लाभ को भी शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले साल सरकार ने श्रम सुधारों के भाग के रूप में 44 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में संक्षिप्त करने का निर्णय लिया था। उनमें से एक वेतन संहिता को पहले ही संसद ने पारित कर दिया है। शेष 3 संहिताओं से संबंधित मामलों को एक स्थायी समिति को भेज दिया गया था, जिन्हें मंत्रिमंडल ने अनुमोदित कर दिया है। संहिताओं का उद्देश्य केंद्रीय श्रम कानूनों को सरलीकृत एवं समामेलित करना और उन्हें युक्त बनाना है। आइए अब तीनों श्रम संहिताओं को एक एक कर जानते हैं और साथ ही इनमें किए गए संशोधनों और इनके प्रभावों को भी समझते हैं। सबसे पहले औद्योगिक संबंध संहिता की बात करते हैं। ये संहिता व्यापार संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को शामिल करती है। इस संहिता के तहत अगर संशोधनों की बात करें तो नियोजित करने और नौकरी से बर्खास्त करने के कानूनों को शिथिल किया गया है। स्थायी नियोजन को कानूनी समर्थन प्रदान किया गया है। यूनियन के गठन संबंधी मानदंडों को कठोर कर दिया गया है। इससे श्रमिकों को नियोजित करने और बर्खास्त करने के कानूनों को लचीला बनाए जाने से रोजगार को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। साथ ही स्थायी नियोजन से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। आइए अब बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा संहिता की। ये 9 श्रम अधिनियमों जैसे कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 आदि को शामिल करती है। अगर प्रमुख संशोधनों की बात करें तो गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना भी की जाएगी। इसके जरिए कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम जैसे विकल्पों को उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही 40 करोड़ संगठित श्रमिकों को लाभ मिलेगा। आइए अब जानते हैं तीसरी संहिता के बारे में, जो कि उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता है। इस संहिता में 13 श्रम अधिनियमों को शामिल किया गया है, जैसे कि कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952 आदि। इस संहिता में संशोधन की बात करें तो महिलाओं और नियत अवधि और अनुबंध श्रमिकों के लिए एक समान उपबंध किए गए हैं। इसके जरिए सभी श्रमिकों को एक समान स्वास्थ्य और सुरक्षा स्थितियों को सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए कार्य के घंटों को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। अगली खबर निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने उम्मीदवारों को अपने आपराधिक ब्यौरे को सार्वजनिक करने संबंधी निर्देश दिए हैं। मौजूदा दिशा निर्देशों के अंतर्गत प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन से पहले एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और 2 क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों में अपने आपराधिक ब्यौरे को 3 बार सार्वजनिक करना आवश्यक बताया है। उम्मीदवार और राजनीतिक दल इस प्रकार से विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं, जिससे जनता का ध्यान कम ही आकर्षित होता है। नए दिशा निर्देशों के तहत ऐसी घोषणाओं को नामांकन दाखिल करने के बाद और प्रचार अभियान अवधि के अंत तक 3 बार सार्वजनिक करना होगा। इससे मतदाता प्रत्याशियों के बारे में सूचित हो सकेंगे और अपने मत का बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकेंगे। मार्च 2020 में निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के लिए एक नए स्वघोषणा प्रारूप को जारी किया गया था। इस प्रारूप में राजनीतिक दल प्रत्येक उम्मीदवार के आपराधिक ब्यौरे को सार्वजनिक करने और उम्मीदवार के रूप में उनके चयन के कारणों का भी उल्लेख करने जैसे प्रावधान किए गए थे। इसे वर्ष 2020 में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश और इसी मामले पर वर्ष 2018 और 19 में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में लागू किया गया था। क्योंकि राजनीति के अपराधीकरण से संसद की गरिमा को क्षति पहुंचती है, न्यायिक तंत्र में लोक विश्वास में कमी आती है, राजनीति में धनबल और बाहुबल बढ़ता है, इसलिए ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि संसद में बेहतर प्रत्याशी पहुंच सकें। आइए अब इस दिशा में किए गए कानूनी प्रावधानों को भी जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के उपबंध 1 के तहत एक सांसद को और 191 के उपबंध 1 के अनुसार एक विधायक को निर्हर घोषित किया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में दोषी पाए गए नेताओं पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है, परंतु मुकदमे का सामना कर रहे नेता चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं।
अगली खबर अफगानिस्तान से संबंधित है। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर में शांति वार्ता आरंभ हुई। दरअसल ये वार्ता 29 फरवरी 2020 को हुए अमेरिका तालिबान समझौते को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई है, जिसमें अफगानिस्तान सरकार की उपेक्षा की गई है। इस समझौते में ये प्रावधान किया गया था कि तालिबान कोई भी आतंकवादी कार्रवाई नहीं करेगा और अमेरिकी सेना की वापसी के लिए समयावधि निर्धारित की जाएगी। इस वार्ता में अमेरिका तालिबान समझौते के एक हिस्से के रूप में कैदी विनिमय करार पर मतभेद होने की वजह से देरी हुई है। आइए अब जानते हैं शांति वार्ता का क्या महत्व होगा। इससे 20 वर्षों से चल रहे युद्ध को समाप्त किया जाएगा, जिसमें 1,60,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करना है। वर्ष 2001 के बाद से लैंगिक न्याय और सामाजिक समानता के क्षेत्र में अर्जित लाभ को बनाए रखना है। भारत ने इस वार्ता के उद्घाटन सत्र में भाग लिया था और भारत ने इस तथ्य पर बल दिया था कि कोई भी शांति प्रक्रिया अफगान नेतृत्व, अफगान स्वामित्व और अफगान नियंत्रण के तहत होनी चाहिए। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान को ध्यान में रखते हुए संपन्न की जानी चाहिए। अल्पसंख्यकों, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा कोई भी शांति प्रक्रिया देश और उसके आसपास के क्षेत्रों में होने वाली हिंसा से निपटने में सक्षम होनी चाहिए। हालांकि इस संबंध में भारत की कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे पाकिस्तान तालिबान को काबुल में अपने प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि तालिबान के आतंकवादी समूहों के साथ संबंध हैं, जो भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों को लक्षित करते हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का अफगानिस्तान तक विस्तार भी भारत के लिए चिंता का प्रमुख कारण है। अगली खबर भारत और आसियान से संबंधित है। भारत और आसियान ने अपने रणनीतिक संबंधों की समीक्षा की है। आसियान भारत की वर्चुअल बैठक में दोनों पक्षों द्वारा समुद्री सहयोग, संयोजकता, शिक्षा, क्षमता निर्माण और लोगों के परस्पर संपर्क सहित कई क्षेत्रों में स्थिति की समीक्षा की गई। भारत आसियान क्षेत्र में विश्व की 1/4 आबादी निवास करती है और इनका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद लगभग 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस बैठक में आसियान भारत कार्य योजना 2016 से 2020 के कार्यान्वयन में प्रगति की भी समीक्षा की गई और अगले 5 वर्षों के लिए एक नई कार्य योजना को अपनाया गया है। कार्य योजना में कई बिंदु शामिल हैं, जैसे परामर्श और सहयोग के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत करके राजनीतिक सहयोग स्थापित करना, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का कार्य पूरा करके भौतिक संपर्क को बढ़ावा देना और सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना, नौवहन की स्वतंत्रता और अबाधित व्यापार को प्रोत्साहित करना और शांतिपूर्ण उपायों द्वारा विवादों का समाधान करना। इसके अलावा अन्य मुद्दे भी थे जिन पर चर्चा की गई, जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सहयोग को मजबूत करने के उपायों, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास गतिविधियों पर विचारों के विनिमय आदि पर भी चर्चा की गई थी। ये बैठक एक ऐसे समय में हुई है जब भारत और आसियान दोनों चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद में उलझे हुए हैं। हालांकि ये तत्काल पता नहीं चला है कि उन मुद्दों को विचार विमर्श में शामिल किया गया था या नहीं। अगली खबर न्याय क्षेत्र से संबंधित है। सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन। सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन लागू हो गया है। इस कन्वेंशन को यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन के रूप में भी जाना जाता है। सिंगापुर के नाम पर यह प्रथम संयुक्त राष्ट्र संधि है। ये कन्वेंशन मध्यस्थता से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर लागू होता है, जिन्हें किसी वाणिज्यिक विवाद को हल करने के लिए पक्षकार देशों द्वारा संपन्न किया गया था। इसके तहत व्यवसाय पक्ष उन देशों के न्यायालय में प्रत्यक्षतः याचिका दायर करते हुए सीमा पार मध्यस्थता समाधान समझौते के प्रवर्तन की मांग कर सकते हैं, जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी अभिपुष्टि की है। वर्तमान में इस कन्वेंशन में भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 53 हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल हैं। आइए अब जानते हैं इस कन्वेंशन का क्या महत्व होगा। विवादित पक्षों द्वारा सीमा पार विवाद समाधान समझौते का सुगमतापूर्ण प्रवर्तन और उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। सीमा पार विवादों के निपटान के लिए मुकदमेबाजी और विवाचन यानी आर्बिट्रेशन के स्थान पर एक वैकल्पिक विवाद समाधान यानी एडिशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR विकल्प के रूप में मध्यस्थता यानी मीडिएशन के अनुपालन से व्यवसायों को लाभ प्राप्त होगा। इससे कंपनियों के समय और कानूनी लागतों में बचत होगी। भारत के लिए भी इसके कई लाभ होंगे।
जैसे शीघ्र मध्यस्थता समाधान के अनुपालन से व्यापार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संबंधी विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। एडीआर से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुपालन संबंधी भारतीय प्रतिबद्धता की ओर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में सहायता प्राप्त होगी। वैकल्पिक विवाद समाधान यानी एडीआर न्यायालय कक्ष के बाहर विवादों के समाधान के लिए किसी अन्य माध्यम को संदर्भित करता है। एडीआर में सामान्यतः वार्ता, मध्यस्थता, विवाचन और सुलह शामिल है। वार्ता यानी नेगोशिएशन ये गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें विवाद के निपटान किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना किए जाते हैं। इसमें पक्षकारों के बीच वार्ताओं का आयोजन किया जाता है। मध्यस्थता में मध्यस्थ नामक एक निष्पक्ष व्यक्ति विवादों पर पारस्परिक सहमति प्राप्त करने में पक्षों की सहायता करता है। मध्यस्थता प्रकृति में बाध्यकारी नहीं होती है। विवाचन यानी आर्बिट्रेशन इसमें विवाद को एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सामने प्रस्तुत किया जाता है जो उस विवाद पर एक निर्णय देता है। ये निर्णय पक्षों पर अक्सर बाध्यकारी होता है। एडीआर के तहत चौथा उपकरण है सुलह यानी कंसिलिएशन। ये गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें एक तृतीय पक्ष जो एक निष्पक्ष सुलहकर्ता की भूमिका में होता है विवाद पर एक पारस्परिक सहमति तक पहुंचने में पक्षों की सहायता करता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। हाइब्रिड वॉरफेयर ये एक मल्टी डोमेन वॉर फाइटिंग अप्रोच के भाग के रूप में अपरंपरागत तरीकों के उपयोग को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष युद्ध में शामिल हुए बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के कार्यों और गतिविधियों को बाधित और अक्षम करना होता है। यूक्रेन के प्रति रूस का दृष्टिकोण युद्ध के इस रूप का एक उदाहरण है। लक्षित साइबर हमले, भ्रामक सूचनाओं के प्रसार और जासूसी के माध्यम से हाइब्रिड वॉरफेयर का उद्देश्य सामाजिक सामंजस्य को क्षति पहुंचाना, आर्थिक गतिविधियों को बाधित करना, संस्थानों को कमजोर करना और राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों की छवि को धूमिल करना होता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने ये देखते हुए कि ऑनलाइन फैशन रिटेल क्षेत्र में कंपनी का वर्चस्व नहीं है, अमेजन के विरुद्ध आरोपों को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि अमेजन के विरुद्ध इस क्षेत्र में अपने प्रभाव के दुरुपयोग से संबंधित आरोप लगे थे। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक सांविधिक निकाय है। सीसीआई की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी। सीसीआई के कार्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को खत्म करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। सीसीआई में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। नाथुला सीमा व्यापार लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच व्याप्त तनाव के कारण नाथुला मार्ग से होने वाले व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। नाथुला सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। पुराने रेशम मार्ग के रूप में विख्यात इस व्यापार मार्ग को वर्ष 2006 में दोबारा खोल दिया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले वर्ष 1962 में भारत और चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। पुराना रेशम मार्ग तिब्बत में लहासा को जेलेपला दर्रे के माध्यम से भारत से जोड़ता था। इस दर्रे से व्यापार गतिविधियां केवल 6 महीने के लिए मई से नवंबर के लिए ही होती हैं और केवल पंजीकृत व्यापारियों को ही खरीद बिक्री की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट 17A ये प्रोजेक्ट नौसेना के अंतर्गत है। प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत 7 युद्धपोतों का निर्माण करना शामिल है। प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट्स यानी युद्धपोतों को स्वदेशी रूप से विकसित इस्पात का उपयोग करके निर्मित किया जा रहा है। इसमें इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ हथियारों और सेंसर का उपयोग किया जा रहा है। फ्रिगेट्स का विकास मुंबई स्थित मझगांव डॉक लिमिटेड और कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत प्रथम फ्रिगेट INS नीलगिरी को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। कृष्णा गोदावरी यानी KG बेसिन में मीथेन हाइड्रेट भंडार मौजूद हैं। आघारकर अनुसंधान संस्थान पुणे द्वारा किए गए एक अध्ययन में KG बेसिन और अंडमान एवं महानदी के तट के पास जीव जनित यानी बायोजेनिक मूल के व्यापक मीथेन हाइड्रेट निक्षेप की पुष्टि की गई है। मीथेन हाइड्रेट का निर्माण उस समय होता है जब महासागरों में उच्च दबाव और निम्न तापमान पर हाइड्रोजन आबद्ध जल और मीथेन गैस एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ये अनुमान लगाया गया है कि 1 घन मीटर मीथेन हाइड्रेट में 160 से 180 घन मीटर तक मीथेन होती है।
ये संभावना जताई गई है कि केजी बेसिन में मीथेन हाइड्रेट्स में मौजूद मीथेन की मात्रा संपूर्ण विश्व में उपलब्ध सभी जीवाश्म ईंधन भंडारों की तुलना में लगभग दोगुनी हो सकती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।